तो इनका एम्ब्रियो प्रोटेक्टेड होता है, उनको प्रोटेक्शन जितनी ज़्यादा मिलेगी जाहिर है उसके ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इनका एम्ब्रियो जो होता है वो वेल प्रोटेक्टेड होता है। फिर इनका एक और फैक्टर है, एक और इनमें फिनोमेना पाया जाता है जिसे कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इनमें दो तरह की जनरेशन पाई जाती हैं, एक स्पोरोफिटिक जनरेशन है और दूसरी गैमेटोफिटिक जनरेशन है। हमने डिटेल से पढ़ा, इस फिगर में भी आपको नजर आ रहा है कि जो ग्रीन लीफी जनरेशन है वो गैमेटोफाइट है, और उसके साथ ही एक अटैच जनरेशन है जिसे क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट कहते हैं। तो गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट बनाती है और स्पोरोफाइट क्या बनाती है, गैमेटोफाइट। इसका बड़ा फायदा है, इसका एक एडवांटेज है, वो हमने पीछे पढ़ा है कि इसका क्या एडवांटेज है। मतलब ये है कि जब स्पोरोफाइट में स्पोर्स बनते हैं, कैप्सूल के अंदर, स्पोरेंजियम के अंदर जब स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स मियोटिकली बनते हैं, जिससे उनके अंदर चेंजेस आती हैं, कॉम्बिनेशंस जीन की चेंज होती हैं, नए करेक्टर्स पैदा होते हैं, जिससे इन प्लांट्स में इन नए करेक्टर्स की वजह से इनको फ़ायदा होता है। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का इन प्लांट्स को एक फ़ायदा होता है। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो आपके सिलेबस में, स्मार्ट सिलेबस में जो क्लासिफिकेशन है और सब डिवीजन, हेपेटिकॉप्सिडा है, ब्रायोप्सिडा है, एंथोस्टॉप्सिडा है, उनको स्मार्ट सिलेबस में छोड़ दिया गया है। तो आगे हमारे पास है डिवीजन ट्रेकियोफाइटा। ट्रेकियोफाइटा के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं ये आगे। तो अब देखें, आपके इर्द गिर्द जो प्लांट्स हैं वो ट्रेकियोफाइट्स हैं। ट्रेकियोफाइट्स कौन से प्लांट्स होते हैं, वैस्कुलर प्लांट्स, यानी कि वो प्लांट्स जिनमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद होती है, उनको हम क्या कहते हैं, ट्रेकियोफाइट्स कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आपकी सराउंडिंग में जो ज़्यादातर प्लांट्स हैं वो ट्रेकियोफाइट्स हैं। अब ट्रेकियोफाइट्स में ज़्यादातर आपको नज़र आते हैं जी फ्लावरिंग प्लांट्स या जिम्नोस्पर्म्स। तो इन प्लांट्स में भी अगर आप देखें तो आपको ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स नज़र आते हैं। अब देखें ट्रेकियोफाइट्स क्यों इतने सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स हैं। सक्सेसफुलनेस से मुराद ये है कि उनका नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा है। हर तरफ जो आपको प्लांट्स नज़र आते हैं वो एक्चुअली ट्रेकियोफाइट्स हैं, इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं, सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स कह रहे हैं। तो ट्रेकियोफाइट्स मैंने बताया कि वेस्कुलर प्लांट्स हैं, यानी कि इनमें जाइलम और फ्लोएम है, ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स जो है वो बहुत आसानी से हो सकती है। दूसरे नंबर पर दे पोजेस ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, यानी कि ब्रायोफाइट्स में तो ये ट्रू रूट्स और स्टेम्स और लीव्स नहीं थे, लेकिन इन प्लांट्स में ट्रू स्टेम भी है, ट्रू रूट्स भी हैं और ट्रू लीव्स भी हैं। तो ये देखें ना, इनके लिए एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जिसकी मदद से ये अपने अपने फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म कर सकेंगे। तो हमने बात की कि वैस्कुलर सिस्टम्स इनके रूट्स में भी मौजूद हैं, स्टेम में मौजूद हैं और लीव्स में भी मौजूद हैं। फिर ये स्पोरेंजिया बनाते हैं, प्रोटेक्टेड स्पोरेंजिया होती हैं इनमें। अब प्रोटेक्टेड स्पोरेंजिया होने का मतलब ये है कि उनके जो स्पोर्स बनेंगे वो वेल प्रोटेक्टेड होंगे और उनके डैमेज होने का या उनके डेथ का कोई इस तरह ख़तरा नहीं होता। तो प्रोटेक्टेड होने का ये फ़ायदा होता है। फिर इनका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर वो ये है कि पोलन ट्यूब बनाते हैं। पोलन ट्यूब एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी मदद से जो मेल गैमेटोफाइट में जो मेल सेक्स सेल्स बनते हैं, यानी कि स्पर्म सेल्स बनते हैं, बड़ी बड़ी सेफली ट्रांसफ़र होते हैं इनटू दी फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि एग तक वो बड़ी सेफली ट्रांसफ़र होते हैं। अब देखिए, पोलन ट्यूब का बनना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लैंड एनवायरनमेंट जो कि बेसिकली एक होस्टाइल एनवायरनमेंट है, यानी कि एक बहुत ही हार्श एनवायरनमेंट है, उस हार्श एनवायरनमेंट से बचने के लिए पोलन ट्यूब का बनना बहुत नेसेसरी था, इसलिए इन्होंने पोलन ट्यूब डेवलप कर ली है। फिर एक और पॉइंट इनका कि इनमें फ्लावर भी बनता है, फ्रूट भी बनता है। अब फ्लावर और फ्रूट जो है इन प्लांट्स की डिस्पर्सल में बड़ा रोल प्ले करते हैं, आगे हम डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। फिर इनमें भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का फिनोमेना पाया जाता है, और इनमें कौन सी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, हेटेरोमॉर्फिक। हेटेरोमॉर्फिक का मतलब ये है कि जब दोनों जनरेशन डिफरेंट हो, यानी कि यहाँ पे भी स्पोरोफाइट होता है और गैमेटोफाइट होता है, स्पोरोफाइट से गैमेटोफिटिक जनरेशन बनती है और गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट जनरेशन बनती है। दोनों जनरेशन डिफरेंट हैं, आपस में बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी की शक्ल सूरत मुख्तलिफ है, इसलिए इन्हें कहते हैं हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अच्छा, फिर हमें पता है कि जो डिवीजन ट्रेकियोफाइटा है, पहले लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं, इसको फर्दर 4 सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। साइलोप्सिडा है, लाइकोप्सिडा है, स्फिनोप्सिडा है, टेरोप्सिडा है। टेरोप्सिडा की फिर 3 क्लासेस हैं, क्लास फिलिसिनी है, जिम्नोस्पर्मी है और एंजियोस्पर्मी है। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो आर्टिकल है एवोल्यूशन ऑफ लीफ के बारे में। देखें, अर्ली जो प्लांट्स थे ना, अर्ली प्लांट्स में
कोई लीव्स नहीं थे जी, वो नेकेड प्लांट्स थे एक्चुअली, उन पर ना रूट्स थी और वो एक्चुअली लीवलेस भी थे, यानी कि लीव्स भी नहीं थे और रूट्स भी नहीं थे, रूटलेस और लीफलेस प्लांट्स थे, छोटे साइज के थे, लेकिन इनमें वेस्कुलर बंडल्स मौजूद थे, जाहिर है ट्रेकियोफाइट्स हैं। अब इनका जो प्लांट बॉडी है ओवरऑल अगर देखें तो इसमें आपको डाइकोटोमस ब्रांचिंग नजर आती है। डाइकोटोमस का मतलब क्या होता है कि व्हेन एवरी ब्रांच डिवाइड्स इनटू टू, यानी कि आप ये देखें, आपके सामने एक फिगर लगी हुई है, कुकसोनिया प्लांट है, इसमें आप देख रहे हैं कि नीचे से जब स्टेम निकला ना तो वो फौरन दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, अब वो दो ब्रांचेस आगे फिर दो में डिवाइड हो रही हैं, दो दो में डिवाइड हो रही हैं सारी ब्रांचेस आपको, तो ऐसी ब्रांचिंग को हम कहते हैं डाइकोटोमस ब्रांचिंग। डाई का मतलब आपको पता है टू होता है, तो डाइकोटोमस ब्रांचिंग यहाँ पे आपको नजर आ रही है। अच्छा फिर देखें, इस प्लांट में दो पार्ट्स हैं सिर्फ, एक इस प्लांट का एरियल पार्ट है जो आपको ऊपर नजर आ रहा है जमीन से, और दूसरा प्लांट जो है वो अंडरग्राउंड पार्ट है। अंडरग्राउंड पार्ट को हम कहते हैं राइजोम। तो अब राइजोम जो है वो बेसिकली अंडरग्राउंड स्टेम को भी कहा जाता है। तो इसके तीन फीचर्स देखें क्या क्या हैं, सबटेरेनियन यानी कि अंडरग्राउंड है, एंकरिंग है, एंकरिंग आप समझते हैं कि जो प्लांट को फिक्स करता है इन दी सॉइल, और एब्जॉर्प्टिव है, जाहिर है वाटर और मिनरल्स भी ये एब्जॉर्ब करता है राइजोम। अब देखिए कुकसोनिया एक प्लांट है, ये जो आपके सामने फिगर्स लगी हुई हैं, जो पहले फिगर लगी हुई है ये कुकसोनिया है, इसके ऊपर जो आपको ब्राउन कलर की सैक लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, छोटी छोटी थैलियां सी नजर आ रही हैं, ये इसकी स्पोरेंजिया हैं, इनमें ये स्पोर्स बनाते हैं। अच्छा नेक्स्ट जो फिगर है बिल्कुल इसके साथ ही, उस फिगर को अगर आप देखें तो ये क्या है, दिस इज कुकसोनियाज फॉसिल, ये कुकसोनिया का फॉसिल है, यानी कि इस तरह हमें कुकसोनिया नजर आया है, तो हमने खुद फिर इसकी एक फिगर बिल्ड की है जो इसके लेफ्ट पे साथ मौजूद है, तो हमने खुद से एक प्लांट बॉडी डेवलप की है। हमारा ये ख्याल है कि कुकसोनिया एक्चुअली इस तरह होगा। अब तो ये कुकसोनिया मौजूद नहीं है, इसके तो फॉसिल्स ही हैं, इसलिए हम फॉसिल्स की मदद से ये थोड़ा सा समझा है हमने। तो कुकसोनिया का स्ट्रक्चर कैसा है, इसका नेकेड स्टेम है जी, कोई लीव्स नहीं है, ठीक है जी बात। हाँ इसके ऊपर छोटी छोटी आउट ग्रोथ्स मौजूद थी, उन आउट ग्रोथ्स को हम लीव्स नहीं कह सकते, इसलिए कि उनमें वास्कुलर टिश्यूज नहीं थे, तो इसलिए हम उन्हें ट्रू लीव्स भी नहीं कह सकते। एक्चुअली जो ट्रू लीव्स बने हैं ना वो फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप हुई है इनटू दी लाइकोपोड्स। लाइकोपोड्स यानी कि ये जो कुकसोनिया है ना ये असल में साइलॉप्सिड्स है। तो चार हमने सब डिवीजन पढ़े ना, साइलॉप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनॉप्सिडा और टेरोप्सिडा। तो पहला जो साइलॉप्सिडा है ना उसका ये मेंबर है कुकसोनिया। तो कुकसोनिया में तो ये ट्रू लीव्स नहीं है। जो पहला लीफ डेवलप हुआ ना वो एक्चुअली लाइकोपोड्स में डेवलप हुआ, यानी कि जो एक प्लांट है इसका मेंबर है लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम में हमें लीफ नजर आता है। अच्छा उस लीफ को भी माइक्रोफिल कहते हैं। माइक्रोफिल इसलिए कहते हैं, एक तो साइज में वो बहुत छोटा था और उसमें एक सिंगल अनडिवाइडेड वेन थी बस। लीव्स के अंदर आपको वो जो लाइंस नजर आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वेन्स, तो उसमें एक सिंगल अनडिवाइडेड वेन थी, इसलिए उसे क्या कहते हैं, माइक्रोफिल कहते हैं। अच्छा फिर मेगाफिल बनने का प्रोसेस शुरू हुआ। माइक्रो का मतलब छोटा होता है और फिल का मतलब लीफ, और मेगा, मेगा का मतलब बड़ा और फिल का मतलब लीफ। तो मेगाफिल बनने का प्रोसेस शुरू हुआ। मेगाफिल वो होता है ना जिसका बड़ा सा ब्लेड होता है, ब्लेड को टेक्निकली क्या कहते हैं, लेमिना, और उसमें बहुत सारी वेन्स होती हैं, इसको क्या कहते हैं, मेगाफिल कहते हैं। तो मेगाफिल बनने का ये प्रोसेस शुरू हुआ। इस प्रोसेस पे तकरीबन 15 से 20 मिलियन साल लग गए जी, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो तकरीबन आज से 350 मिलियन ईयर्स अगो ये लीफ बनने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, मेगाफिल बनने। माइक्रोफिल वाज कन्वर्टेड इनटू मेगाफिल। उसके लिए कुछ स्टेजेस, ठीक है जी, एवोल्यूशनरी स्टेप्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है ओवरटॉपिंग। देखें ओवरटॉपिंग में क्या होता है, जब लीफ बनना ना तो वो जो हमने पढ़ी है ना ऊपर डाइकोटोमस ब्रांचिंग, तो आप नीचे फिगर में देख रहे हैं कि जो पहली फिगर देखें ना आप, इस प्लांट में आपको दिखाया गया कि मुख्तलिफ वो ब्रांचेस बनी हुई हैं। अब ये ब्रांचेस जो हैं दे ग्रो एट दी डिफरेंट ग्रोथ रेट्स, इनके ग्रोथ रेट्स मुख्तलिफ होते हैं और इनके जो एंगल ऑफ ग्रोथ होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। तो कोई ब्रांच किस तरफ ग्रो कर रही होती है, कोई किस तरफ ग्रो कर रही होती है, तो डिफरेंट एंगल्स में और डिफरेंट साइड्स पे और डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ की वजह से ये ब्रांचेस बड़ी अनइक्वल सी बन जाती हैं। तो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर से बनते हैं जी, कोई ब्रांच इधर जा रही है, कोई इस तरफ जा रही है, कोई इस तरफ जा रही है, कोई एक्स एक्सिस में, कोई वाई एक्सिस में, कोई जी एक्सिस में, और कोई ब्रांच बड़ी है, कोई छोटी है,
इस फिनोमेना को कहते हैं ओवरटॉपिंग। अच्छा, ओवरटॉपिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप शुरू हुआ वो प्लेनेशन का, यानी कि अब ये जो ओवरटॉप डाइकोटोमीज हैं, ये जो ब्रांचेज हैं, इनको एक ही प्लेन में लाया गया, ऐसे जैसे ये हमारी उंगलियां अब एक प्लेन में आ गई हैं, इस तरह एक प्लेन में लाया गया इस फिनोमेना को। ये इस तरह थी, मतलब डिफरेंट एंगल्स में ग्रो कर रही थी, अब इनको क्या किया गया, एक ही प्लेन में लाया गया। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, प्लेनेशन। तो आप दूसरा स्टेप देखें जी, दूसरा ये जो आपको प्लांट दिखाया गया है, इसमें ये सारी ब्रांचेस को एक ही प्लेन में, अब रेट ऑफ ग्रोथ इक्वल हो गए। जाहिर है ये एवोल्यूशन हुई जी, और इसमें मिलियन ऑफ ईयर लगे, मतलब सिर्फ प्लेनेशन में हो सकता है कि 5, 10, 20 मिलियन साल लग गए हों। तो ये इस तरह ब्रांचेस को एक लाइन में लाने के लिए ये टाइम लगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट स्टेप है फ्यूजन और वेबिंग। अब ये जो डाइकोटोमीज थी, ये जो इनकी प्लेनेशन हो गई, इनके दरमियान जो ये स्पेस है, खाली स्पेस, इसके अंदर पेरेन्काइमेटा सेल बन गए और इस स्पेस को फिल कर दिया गया, ये सारी स्पेस, और इस तरह एक ब्रॉड ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर बन गया। इस ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर को लेमिना कहते हैं। तो थर्ड फिगर में आपको ये नजर आ रहे हैं कि वो जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें हम समझते हैं, और ये डाइकोटोमीज अंदर और स्प्रेड हो गई लीफ के अंदर, जिन्होंने क्या बना दी, वेन्स बना दी। अच्छा, अब ये जो वेन्स हैं, ये जाहिर है वेस्कुलर बंडल्स इनमें हैं, जाइलम और फ्लोएम है, ठीक है जी। तो इस तरह ये फ्यूजन है। अच्छा, लीफ के अंदर अगर आप देखें तो आपको ये जो लाइंस नजर आ रही होती हैं, मैंने आपको पहले बताया कि इन्हें वेन्स कहते हैं। ये वेन्स जो हैं, अगर इनका नेटवर्क बना हुआ है, जाल बना हुआ है, तो इसको हम कहते हैं रेटिकुलेट विनेशन, रेटिकुलेट विनेशन। तो मेगाफिल बनने में मैंने बताया आपको कि तकरीबन 15 से 20 मिलियन साल का टाइम लगा। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे जी। तो नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट का। तो दरमियान में बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं वो छोड़ दिए गए स्मार्ट सिलेबस की वजह से। तो एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट देखें, सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना जो प्लांट्स में हुआ था, दैट वाज द डेवलपमेंट ऑफ सीड। इस सीड के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चेंजेस आई जी इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ चेंजेस आई। तो सीड बनने का प्रोसेस जो है वो तकरीबन 365 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ। ये जो टाइम पीरियड बनता है ना, लेट डिवोनियन टाइम। अच्छा, ये डिवोनियन आपको याद होगा, आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है ना कि हमने जो जियोलॉजिकल टाइम है उसको डिफरेंट एराज में और पीरियड्स में डिवाइड कर रखा है। तो एक ये डिवोनियन पीरियड भी है। तो उस वक्त ये सीड डेवलप होना शुरू हुआ। तो एक कंप्लीट सीड जो है वो तकरीबन 390 मिलियन ईयर्स अगो पहले मौजूद था। तो ये प्रोसेस जो है इसमें तकरीबन 25 मिलियन साल लग गए। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस था। अच्छा, देखें सीड क्या होता है। अगर टेक्निकली देखें तो सीड असल में एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। इट इज़ अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। तो ओव्यूल क्या होता है, एन इंटेगुमेंटेड इंडिहिसेंट मेगास्पोरेंजियम। इंटेगुमेंटेड यानी कि एक वेल प्रोटेक्टेड कवर्ड, इंडिहिसेंट हार्ड ड्राई किस्म की एक मेगास्पोरेंजियम जो है उसको आप क्या कहते हैं, सीड कहते हैं या ओव्यूल कहते हैं। तो ओव्यूल जो है वो जब मेच्योर हो जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, सीड। तो सीड क्या हुआ जी, एन फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, ठीक है जी। और ओव्यूल क्या होता है, एन इंटेगुमेंटेड इंडिहिसेंट मेगास्पोरेंजियम। अच्छा जी, अब इंटेगुमेंट्स मैंने आपको बताया कि ये प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं जो कि मेगास्पोरेंजियम के गिर्द बनती हैं, और इनका नंबर जो है वो वेरी करता है जी। डिफरेंट सीड्स में ये प्रोटेक्टिव कवरिंग्स डिफरेंट होंगी। अब जितने भी सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं इनको हम नाम देते हैं स्पर्मेटोफाइट्स। सो ऑल दी सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर नोन एज स्पर्मेटोफाइट्स। अच्छा जी, अब सीड बनने के तकरीबन 6 स्टेप्स हैं। तो इन एवोल्यूशनरी स्टेप्स को हम बारी बारी पढ़ते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है एवोल्यूशन ऑफ हेट्रोस्पोरिका। तो देखें, इसका मतलब यह है कि 2 तरह के स्पोर्स बनना। तो अर्लियर जो प्लांट्स थे ना, उस सारे के सारे होमोस्पोरस थे, यानी कि ब्रायोफाइट्स भी और टेरिडोफाइट्स तक जितने भी प्लांट्स हैं वो हेटेरोस्पोरस थे। अब सॉरी, होमोस्पोरस थे। ऑल द अर्लियर प्लांट्स वर होमोस्पोरस, ठीक है जी। ब्रायोफाइट्स भी और टेरिडोफाइट्स तक जितने भी प्लांट्स थे क्या थे, होमोस्पोरस। इसके बाद फिर फिनोमेना शुरू हुआ हेट्रोस्पोरी का, यानी कि 2 डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनाने का, एक माइक्रोस्पोर और दूसरे मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर जो हैं वो डेवलप होकर मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं और मेगास्पोर जो हैं वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं।
ये मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट क्या होते हैं? मेल गैमेटोफाइट में मेल सेक्स सेल्स बनते हैं, जबकि मेगास्पोर के अंदर जब ये डेवलप होता है, मेगा गैमेटोफाइट बनाता है, तो इसके अंदर एग बनते हैं जी। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये था रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर विद इन मेगास्पोरेंजियम। तो इस तरह है कि अर्लियर जो प्लांट्स थे ना, वो क्या करते थे कि मेगास्पोरेंजियम जब बना लेते थे ना, तो उसको वो शेड ऑफ कर देते थे। ठीक है जी बात। अब शेड ऑफ हो गया तो जाहिर है उसके अंदर जो मेगास्पोर डेवलप होना था उसकी डेवलपमेंट में जाहिर है प्रॉब्लम होगी। अब हार्श एनवायरनमेंट में गिर गए हैं तो वो प्रोटेक्टेड नहीं है, वो मर जाएगा, उसकी सर्वाइवल के चांसेस बहुत ही कम होंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट आने वाले जो प्लांट्स हैं, यानी कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस चल रहा है आफ्टर मेनी ईयर्स, आफ्टर मिलियन ऑफ ईयर्स, कुछ प्लांट्स ने ये स्ट्रेटजी चेंज की और उन्होंने क्या किया कि ये जो मेगास्पोरेंजियम है इसको शेड ऑफ करने के बजाय मेगास्पोरेंजियम को रिटेन किया। तो इस तरह मेगास्पोरेंजियम जब रिटेन होगी तो मेगास्पोर जो है वो प्लांट के साथ ही डेवलप होगा। इस तरह इट विल बी वेल प्रोटेक्टेड। जैसे देखें, इसकी एक एग्जांपल लिखी हुई है, प्लांट है स्लेजिनेला। स्लेजिनेला ने क्या किया कि मेगास्पोरेंजियम को शेड ऑफ करने के बजाय मेगास्पोरेंजियम को रिटेन किया, जिसके अंदर फिर मेगास्पोर डेवलप हुआ। अब थर्ड स्टेप इस तरह है कि मेगास्पोरेंजियम के गिर्द प्रोटेक्टिव लेयर्स डेवलप होना शुरू हुई। इन प्रोटेक्टिव लेयर्स को क्या कहते हैं? इंटेगुमेंट्स। तो यहाँ पे एक फिगर दी गई है, तो आप देखें कि ये जो मेगास्पोर है इसके गिर्द एक प्रोटेक्टिव लेयर इस तरह बन रही है। अब ये प्रोटेक्टिव लेयर नेसेसरी है, अगर ये ना बनी तो जो टेरेस्ट्रियल हार्श एनवायरनमेंट है वो तो इस मेगास्पोर को किल कर देगा, इसलिए इनका डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेप ये था कि मेगास्पोर में जब जो मेगास्पोर मदर सेल्स थे ना, वो मेगास्पोर बनाते हैं। मेगास्पोर में जब मियोसिस होती थी तो आप देख रहे हैं कि फिगर में देख रहे हैं कि 4 मेगास्पोर्स बनते थे। अब ये चारों हैप्लॉइड सेल्स होते थे। चारों हैप्लॉइड सेल अर्लियर प्लांट्स में डेवलप होते थे तो 4 फीमेल गैमेटोफाइट बनते थे। तो इतनी स्पेस नहीं थी, तो इन मेगास्पोर्स के दरमियान फिर कंपटीशन शुरू हो जाता, फीमेल गैमेटोफाइट्स के दरमियान कंपटीशन शुरू हो जाता फूड के लिए, स्पेस के लिए। तो ये स्ट्रेटजी नेक्स्ट आने वाले प्लांट्स ने फिर चेंज कर दी। तो 4 मेगास्पोर में से 3 को डिस्कार्ड कर देते, सिर्फ एक मेगास्पोर रह जाता। तो ये जो फोर्थ स्टेप है इसमें यूं हुआ कि देयर वाज रिडक्शन टू अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर पर मेगास्पोरेंजियम, यानी कि एक मेगास्पोरेंजियम में सिर्फ एक ही मेगास्पोर डेवलप हो सकेगा और वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये था कि एम्ब्रियो सैक का बनना, मेगास्पोरेंजियम के अंदर एम्ब्रियो सैक का बनना। एम्ब्रियो सैक क्या होती है? फीमेल गैमेटोफाइट। अब देखें, वो जो मेगास्पोर है ना, उसमें फिर माइटोटिक डिवीजन शुरू हो जाएंगी। तो माइटोसिस होगी पहली तो 2 सेल बनेंगे, दूसरी होगी तो 4 बन जाएंगे, तीसरी होगी तो 4 से 8 सेल बन जाएंगे। तो इस तरह देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ 8 न्यूक्लियाई। एक्चुअली 8 न्यूक्लियस बनते हैं। तो ऊपर आप देख रहे हैं कि 3 न्यूक्लियस जो हैं वो 3 एंटीपोडल सेल्स बना रहे हैं, और नीचे जो 3 सेल्स हैं उनमें से 2 साइनर्जिड और 1 एग, तो ये 6 सेल्स हो गए और 6 न्यूक्लियाई हो गए। अब दरमियान में आप 2 देख रहे हैं पोलर न्यूक्लियाई। ये 2 इकट्ठे पोलर न्यूक्लियाई हैं, हैप्लॉइड हैं, लेकिन ये सेल एक ही होता है। इस पूरे सेल को हम कहते हैं सेंट्रल सेल भी कहते हैं और फ्यूजन सेल भी कहते हैं। तो ये जो सारा स्ट्रक्चर है ये मेगास्पोर से डेवलप हुआ, इसको हम नाम क्या देंगे? एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट। छठा पॉइंट ये है कि देयर वाज मॉडिफिकेशन ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ मेगास्पोरेंजियम फॉर पोलन कैप्चर। अच्छा, डिस्टल एंड वो होता है जो फ्री एंड होता है जी, जो प्रोक्सिमल एंड है वो अटैच्ड होता है अमूमन और जहाँ से कोई स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा होता है। अच्छा, मेगास्पोरेंजियम जो है इसका अब क्या किया गया कि डिस्टल एंड को इस तरह मॉडिफाई किया गया ताकि वो पोलन को क्या करे? कैप्चर करे। तो यहाँ पे आप फिगर्स देख रहे हैं, इन फिगर्स में स्ट्रक्चर को दिखाया गया है कि कुछ में वो स्ट्रक्चर ऐसे डेवलप हो जाता है मेगास्पोरेंजियम का ताकि पोलन आके यहाँ पे गिरे, माइक्रोस्पोर गिरे तो उसको कैप्चर किया जा सके। तो ये 6 पॉइंट है मेगास्पोरेंजियम में चेंजेस आई। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप यूं हुआ कि जब माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन आके गिरता है मेगास्पोरेंजियम के ऊपर, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, कार्पल है, उसका स्टिग्मा है, स्टिग्मा के ऊपर गिर रहा है, तो फिर पोलन ग्रेन डेवलप होना शुरू हो जाता है और उसमें से पोलन ट्यूब बनती है। पोलन ट्यूब ग्रो करते करते कहाँ पहुँच जाती है? फीमेल गैमेटोफाइट में। फीमेल गैमेटोफाइट की जो ओपनिंग है माइक्रोपाइल, उसके अंदर से घुसकर
ये अंदर चली जाती है पोलन ट्यूब। इसके पास जो है वो स्पर्म न्यूक्लियाई होते हैं, उस स्पर्म न्यूक्लियाई फर्टिलाइज करते हैं। पीछे जो आपने सेल पढ़े ना, ये यहाँ पे एग सेल पढ़ा आपने, एक न्यूक्लियस एग को फर्टिलाइज करेगा और दूसरा जो है जो सेंट्रल सेल है उसको फर्टिलाइज करेगा। तो एक्चुअली होगा ये कि जब एग और स्पर्म फर्टिलाइज करेंगे ना, फर्टिलाइजेशन होगी, फ्यूजन होगी, वो तो जाइगोट बना देंगे, और जो फ्यूजन सेल है या सेंट्रल सेल है उसके साथ जो स्पर्म मिलेगा तो वो ट्रिप्लाइड सेल बना देंगे, और वो ट्रिप्लाइड सेल डेवलप होते हुए एंडोस्पर्म बनाएगा, न्यूक्लिएटिव टिश्यू बनाएगा और ये जाइगोट बना देगा। अच्छा, वो जो प्रोटेक्टिव कवरिंग बनी थी जिन्हें हमने नाम दिया था इंटेगुमेंट्स का, वो जो इंटेगुमेंट्स हैं उन्होंने क्या करना है, वो चेंज हो जाएंगी इनटू द टेगमेन एंड टेस्टा, वो सीड कोट बना देंगी, अंदर जाइगोट बन गया, उसमें डेवलपमेंट शुरू होगी, माइटोसिस होगी, वो एम्ब्रियो बना देगा, और इस तरह प्रोटेक्टिव कवरिंग भी बन गई है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, सीड कहेंगे। इस तरह प्लांट्स में सीड फॉर्मेशन होती है। तो ये इस तरह सीड बनने का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। तो इस प्रोसेस पे काफ़ी टाइम लगा, ऑलमोस्ट 25 मिलियन ईयर्स लगे जी। तो यहाँ तक आप देख लें इसको, फिर इंशाल्लाह। तो अल्लाह हाफिज़।